हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन जनवरी की उसके एक दूसरे चैप्टर पर, यानी कि लेक्चर नंबर 2 पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कृषि स्टार्टअप के माध्यम से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन। अभी आप लोगों ने जब बजट के बारे में सुना होगा तो उसमें इस पॉइंट की चर्चा आई थी और मैंने बजट पर एक MCQ की सीरीज भी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था। उसमें इन 3 शब्दों का बड़ा चर्चा किया गया था: रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। यानी कि भारत सरकार चाहती है कि कृषि स्टार्टअप के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में सुधार किए जाए, उनका प्रदर्शन बेहतर किया जाए और उस व्यवस्था में परिवर्तन भी किया जाए। तो यही है कृषि स्टार्टअप के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में सुधार करना, प्रदर्शन करना और परिवर्तन करना। क्लियर है? तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन के सेकंड लेक्चर में कि किस तरीके से कृषि स्टार्टअप भारत में कृषि के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, कितना योगदान दे रहे हैं और कौन कौन से कृषि स्टार्टअप इसमें आगे बढ़ रहे हैं, कितने कृषि स्टार्टअप बढ़ चुके हैं, या इन सब की क्या महत्व है। इन सभी चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना, मैं आप लोगों से बार बार इस बात को कहता हूं कि योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ने के दृष्टिकोण से बड़ी बोझिल टाइप की आपको हो सकता है कि लगे, अरे सर बहुत कहा जाए कि टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, कुछ भी इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लक्ष्य पाने वाले के लिए इधर उधर की चीजें मायने नहीं रखती हैं। मायने रखता है कि आप किस तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, और लक्ष्य आपसे पूरे के पूरा तन्मयता चाहता है, डेडिकेशन चाहता है। और मेरा जो कंसेप्ट है वो हमेशा से यही रहा है कि मैं हमेशा पढ़ने वाले छात्रों के लिए टू द पॉइंट पढ़ाई की बात करूं, जो उनके भविष्य में काम आ सके। बाकी मनोरंजन करने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं, और आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि किस किस चैनल पर जाकर कहाँ कहाँ पर मनोरंजन किया जा सकता है। तो कृपया करके मेरी क्लास जो होती है वो मनोरंजन के लिए कम और आपके भविष्य के दृष्टिकोण से सीरियस क्लास ज़्यादा होती है। हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोगों को अच्छा ना लगता हो, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आप सभी छात्र यहाँ पर जब मौजूद होते हैं तो ठीक है, कुछ लोग आपस में बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो अपना समय देते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो इस बात पर फोकस करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तब आपको लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनाए गए। और इन दोनों मैगजीन के बारे में हर कोई बताएगा जरूर, लेकिन कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसमें से क्या कंटेंट बनाना है, ये कोई भी आपको नहीं बताता, ना बना करके देता है। ध्यान रखना। इसलिए हम लोगों ने, जो स्टडी IQ की टीम ने पूरा डिसाइड किया कि मैं, यानी कि मनोज कुमार, आप लोगों के साथ में इसकी एक एक कक्षा, एक एक लेक्चर को मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे कृषि के क्षेत्र में कि किस प्रकार से कृषि स्टार्टअप अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो देखेंगे। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जिनको आप लोगों को ध्यान देना है। भारत में कृषि स्टार्टअप की संभावनाएं, कि भारत में कृषि स्टार्टअप क्या वास्तव में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, या सक्सेसफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले प्रयास, यानी कौन कौन से ऐसे प्रयास हैं जो कृषि स्टार्टअप को कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि स्टार्टअप का कितना प्रसार हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो सारी चीजें। और कृषि तकनीक वाले स्टार्टअप कौन कौन से हैं, और आपूर्ति श्रृंखला वाले स्टार्टअप कौन कौन से हैं। आपूर्ति श्रृंखला वाले बोले तो सप्लाई चेन, यानी कि जो कृषि से लेकर के उपभोक्ता तक सारी चीजों को आपूर्ति करते हैं। तो उन सारी चीजों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं आज की डेट में
ऐसी हो चुकी हैं जो चाहते हैं कि हम कृषि खेत से ही उत्पाद को अपने घर तक मंगाएं। और मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मैं रात को 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे अपने सामान का ऑर्डर करता हूँ और अगले दिन सुबह 7 बजे मेरे दरवाजे पर आ जाता है। यानी कि उसका जो फसल है, जो कुछ भी मुझे सामान चाहिए, सब्जी, फल वगैरह जो कुछ भी है फ्रेश, जो डेली बेसिस पर आते हैं, वो सीधे फार्म से पहुंचते हैं, यानी खेतों से मुझ तक पहुंचते हैं। तो वो जो सप्लाई चेन है कि आखिर वो वहां से कौन लेकर के आता है, कैसे पहुंचाता है, कैसे पैकिंग होती है, कैसे डिलीवरी होती है, पेमेंट कैसे होता है, यही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो इसमें भी बहुत सारी कंपनियां काम कर रहे हैं, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं कि और कैसे कैसे किया जाए। कुछ लोग एडवांस पैसा लेते हैं, कुछ लोग डेली पैसा लेते हैं, कुछ मंथली पैसा लेते हैं। सब अपने अपने अलग अलग तरीके से इसमें दिमाग लगाते हैं। यही है स्टार्टअप, इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से चीजों की आपूर्ति, सप्लाई करना। ओके, तो इन 4-5 मुद्दों पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। अब देखिए कि भारत में इसको लेकर के क्या कंडीशन है। अगर हम देखेंगे तो भारतीय कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप किसानों के लिए एक आशा की किरण, यानी कि एक उम्मीद लेकर के आया है। क्या लेके आया है? एक उम्मीद लेकर के आया है। किसानों में एक उम्मीद बनी है कि इसके माध्यम से उनका कृषि का विकास हो सकता है। कृषि का विकास भी होगा, कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी और सारा कृषि व्यवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है ना? ये एक उम्मीद है कृषि स्टार्टअप के माध्यम से। अब खुद सोचिएगा, अभी जो मैं आपसे बोल रहा था कि कंपनियां जाकर किसानों से बातचीत कर रही हैं, उनसे डील कर रही हैं कि आप हमको उगा के दीजिए, हम वहां तक सप्लाई करेंगे। तो सोचिएगा, ये स्टार्टअप ही तो है जो किसानों कह रहा है कि रात के ठंड में आपको 4 बजे मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लोग आपके खेत से आकर के खुद लेके चले जाएंगे और बेहतर पैसा देंगे। आपको नहीं भटकना है और आपको बेहतर पैसा भी मिलेगा और आपका माल सारा बिकेगा। यही है, इस तरीके से स्टार्टअप ने कृषि तकनीक के प्रगति के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बदलने का प्रयास किया है। पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र में बदलाव की कोशिश की जा रही है, यानी कि इसके माध्यम से बदलाव होगा कृषि में। और कैसा बदलाव होगा? उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी किसानों की और उनका विकास होगा। ये सारी चीजें इसके माध्यम से होंगी। ओके, भारत सरकार खुद स्वयं चाहती है, भारत सरकार भी चाहते हैं और किसानों को तो फायदा हो ही रहा है। भारत सरकार स्वयं चाहती है कि किसानों की आय बढ़े, किसानों का उत्पादन बढ़े, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास हो, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और विपणन यानी बोले तो बाजार प्रणाली, विपणन मार्केटिंग प्रणाली को कहते हैं, बाजार प्रणाली का विकास हो। फूड प्रोसेसिंग यानी कि पैकेज्ड फूड का जो कंसेप्ट है उसको आपूर्ति को बढ़ाया जाए। जैसे हम कह सकते हैं कि दूध की सप्लाई करनी है तो दूध तुरंत खराब हो जाता है, कुछ घंटों के बाद में खराब होने का डर रहता है अगर उसको समय पर ना उबाला जाए। अगर उसको पास्चुराइज कर दिया जाए तो 2 से 3 दिन तक पैकेट में रख सकते हैं, दही बना करके सप्लाई कर सकते हैं, पनीर बना करके सप्लाई कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट बना करके। ये सब प्रोसेसिंग है। फल है, फल का जूस निकालिए, उनको प्रिजर्व कीजिए और सप्लाई कीजिए। फलों को फ्रेश काट करके पैक करके भेजिए। सोचिए, हम लोग यहाँ रहते हैं, मैं आपको बता दूं, कटी हुई सब्जियां मिलती हैं, आपको काटने की जरूरत नहीं है। छिली हुई सब्जियां मिलती हैं, अगर वो छिलने वाली हैं तो। गन्ने होते हैं, साबुत गन्ने तो मिलते ही मिलते हैं, साथ के साथ गन्ने को छील करके उनके स्लाइस करके पैक करके बेचा जाता है। अनार के दाने निकाल करके बेचे जाते हैं और बेच रहे हैं पैकेट बना करके, सप्लाई होती है घर तक। कौन करेगा, कौन छीलेगा, कौन काट के रखेगा? तो फ्रूट से लेकर के वेजिटेबल से लेकर के सब कुछ इनकी काट पीट करके सप्लाई करने का कंसेप्ट है। मटर छिली हुई मिलती है, फ्रेश मटर, फ्रोजन वाली नहीं जो आप उसमें रखते हैं डीप फ्रीज में, वो नहीं, सिंपल सी अभी की ताजा मटर, कटी हुई छिली हुई सब मिलेंगी, जो चाहिए सब कुछ मिलेगा आपको। बस बताइए, यही है, ये इसी को कहते हैं फूड प्रोसेसिंग।
कि इनको हम कैसे करें। तो इससे एक लगातार कोशिश कर रही है सरकार, ठीक है ना। यानी कि ऐसी स्थिति में कृषि स्टार्टअप एक नई संभावना है जो प्रस्तुत करते हैं, एक नई संभावना, एक नया बिजनेस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे तो हम छोटे छोटे कस्बों में भी कर सकते हैं, छोटे छोटे जगहों पर भी कर सकते हैं। बड़े शहर में दिल्ली में हो रहा है तो छोटे छोटे आसपास के शहरों में भी सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो स्टार्टअप है। हर छोटे शहर में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अच्छी चीज चाहते हैं, तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। स्टार्टअप कृषि के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। अब आप सोचिए, मैंने एक आइडिया दिया तो आपके दिमाग में भी आ गया कि क्यों ना हम करें, हम भी तो कर सकते हैं। तो तेजी से बढ़ रहे हैं और एक अच्छे पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना की जा रही है। बिल्कुल सही बात है, भारत सरकार भी दे रही है, एक माहौल बना रही है, एक इकोसिस्टम बना रही है इसी चीज के लिए लगातार। और 2022 तक भारत में नॉलेज पार्टनर्स और एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर के द्वारा लगभग 800 स्टार्टअप का चयन किया गया था, जो 2022 के अंत तक 1055 हो गए। ऐसे बिजनेस 1055 से ज्यादा काम कर रहे हैं 2022 के अंत तक। अब तो 2024 आ गया। बात क्लियर है? तो ये अब आती है भारत में इसकी संभावनाएं कितनी हैं। अब आप खुद सोचिएगा, भारत में इसकी संभावनाएं, सबसे बड़ी चीज तो ध्यान रखिएगा कि भारत स्टार्टअप के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत स्टार्टअप के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और उनमें से लगभग 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप भारत में है, 1,18,000 के आसपास है। उनमें से 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। अब यूनिकॉर्न क्या होते हैं ये मैं कल आपको समझा चुका हूं। जिनका बिजनेस, जिनका टर्नओवर, जिनकी कंपनी की जो वेल्थ है लगभग $1 बिलियन से ज्यादा होती है, उन्हें हम कहते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है ना। और इनकी संख्या 90 नहीं बल्कि 108 है। 108 से ज्यादा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब बन गया है। तो लगातार यहां पर ग्रोथ हो रही है। जीडीपी में कृषि का योगदान 18% के लगभग है और 55% आबादी सीधे सीधे इस कृषि पर निर्भर है और अप्रत्यक्ष तौर पर 65% यह अप्रत्यक्ष है। कैसी है? अप्रत्यक्ष तौर पर 65% से ज्यादा निर्भर है, वहां निवास करती है और 55% आबादी सीधे सीधे कृषि पर निर्भर है। तो सोचिए कितना बड़ा क्षेत्र बनेगा जो कृषि से जुड़ा हुआ है, कितना बड़ा बिजनेस, कितना बड़ा मार्केट बनेगा। और स्टार्टअप ने इसी वजह से युवा उद्यमियों ने अपने उद्यम स्थापित करने के लिए पारंपरिक भूमिकाएं छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। अब कहोगे पारंपरिक भूमिकाएं यानी कि जो नौकरी कर रहे थे, आईआईटी में इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे, एमबीए कर रहे थे, बड़े बड़े ऑफिस की जॉब को छोड़ करके वो लोग आकर के छोटे मोटे काम धंधे शुरू किए उन्होंने। कोई हाइड्रोपोनिक्स का बिजनेस कर रहा है, कोई सोचिएगा गन्ने के जूस से डायरेक्ट सोचिए गन्ने के जूस के डिफरेंट वैरायटी बना के बेच रहा है। गन्ने के जूस की, आपने नींबू पुदीना वाला गन्ने का जूस तो बहुत पिया होगा, लेकिन उसके और भी तरह के फ्लेवर बन सकते हैं, ये आपने नहीं सोचा होगा। नींबू फ्लेवर, मिंट फ्लेवर, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर बना बना करके फिल्टर करके लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आईआईटी के लोग जॉब छोड़ के आए हैं, खेती के बिजनेस में लगे हुए हैं, कितने सारे लोग लग रहे हैं। यही है उनको, यही जो चीजें हैं और यहां पर ग्रोथ कर रहे हैं, इसलिए लोगों को मोटिवेट कर रहा है, इसलिए संभावनाएं हैं। उत्पादकता बढ़ाने और कृषि आय बढ़ाने के लिए हाइब्रिड सीड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो टैगिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, मोबाइल ऐप और फार्म प्रबंधन जैसी तकनीकों का प्रयोग कृषि की प्रक्रिया के हर चरण में लागू किया जा सकता है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, हर चीज में कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत तेजी से डेवलप हो रही है और डेवलप कर रहे हैं लोग, और इनका यूटिलाइज भी हो रहा है। और इनके माध्यम से कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप की पूरी संभावना है, एग्री स्टार्टअप की। तो इन माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत में कृषि स्टार्टअप की पूरी संभावनाएं हैं। सोचिएगा, और भारत सरकार, सोचिएगा, एक भारत सरकार ने एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की स्थापना भी की है ये, और इसकी घोषणा भारत सरकार ने 2023-24 के बजट में की थी, कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए।
उद्देश्य था कृषि प्रथाओं को आधुनिक तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता और लाभ को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों को इस एग्री स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह फंड बनाया गया। तो सोचिए, भारत सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है और संभावनाएं पहले से मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी भी है, माहौल भी है, मार्केट भी है और पहले से हमारे यहां इस पर काम चल रहा है। तो कोई नई चीज नहीं है, आप कर सकते हैं। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग आज से 15 साल पहले मेरे दिमाग में बिजनेस था कि मैं एक दूध का बड़ा बिजनेस करूं, डेयरी फार्म खोलूं, जहां पर लोगों को प्योर दूध सप्लाई किया जाए, घर घर तक पहुंचा करके। जिनको दूध की समस्या होती है शहरों में, पैकेट वाला दूध नहीं, प्योर दूध का। गाय और भैंसे पाली जाए, उनका प्योर दूध निकाला जाए बिना मिलावट के, तुरंत के तुरंत विदिन 2 आवर्स उसको सप्लाई कर दिया जाए लोगों तक। आज से 15-20 साल पहले दिमाग में आया था, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, इंटरव्यू दे रहा था उस समय। तब ये स्टार्टअप और इन सब का कंसेप्ट भी दिमाग में नहीं था कि ऐसी कोई चीज भी होती है। लेकिन आज वही चीज हो रही है ना, यही चीज चल रही है। ओके, चलिए, एवरीबॉडी क्लियर है कि नहीं? अब आप अपने दिमाग में ये मत सोचने लगना कि ये नहीं करेंगे तो ये कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अब परंपरागत तौर पर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो बोले सर, इतनी सारी नॉलेज है, इतनी सारी चीजें हैं, मैं खेती भी बहुत बेहतरीन कर लूंगा। मैं कितने सारे लोग वहां आ रहे हैं, वहां पर मेरे पास 50 आइडिया हैं करने के लिए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले इंटरव्यू में यह बड़ी परेशानी होती थी, क्या जवाब देंगे, क्या करेंगे, अगर यहां नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इसका किसी के पास कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता था, बड़े घबराते थे। आज घबराने की जरूरत नहीं है। खेती भी करोगे, बिजनेस भी करोगे तो बेहतर करोगे आईएएस बनने के बाद में, तो अच्छे से करिए ना। ओके, और आप लोगों के लिए एक चीज जो आप लोगों को मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप में से जो भी व्यक्ति, जो भी लोग 2025 या 26 को टारगेट कर रहे हैं, 2025-26 को टारगेट कर रहे हैं कि 2025 या 26 में एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम निकालना है। अगर निकालना है तो मेरे साथ जुड़िए। मैं एश्योर कर रहा हूं कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा, क्योंकि हम जो इस माध्यम से 9 तारीख से हम जो नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 9 फरवरी से सुबह 8 बजे मॉर्निंग बैच है। इस बैच में जिस तरीके से हम चीजों को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, वो तरीका जो है आप लोगों के लिए सफलता के रास्ते जरूर खोलेगा, डेफिनेटली। क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं कि आधे अधूरे मन से कोई तैयारी नहीं होती है। आपको कोई ना कोई एक सिस्टम पकड़ना होता है, किसी ना किसी एक के साथ जो आपको जुड़ करके आगे बढ़ना होता है। एक सही पैटर्न चाहिए, और वो पैटर्न आपको ये फरवरी का जो हमारा बैच है, जीएस फाउंडेशन P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, ये बेहतरीन तरीके से आपकी वो सारी चीजें फुलफिल करता है, और बहुत कम अमाउंट में। सोचिए, बहुत ही कम अमाउंट है, मात्र 24,999 है, जिसके लिए आप अगर MK लाइव कोड यूज करते हैं तो इतना अमाउंट आपका हो जाएगा। इतने अमाउंट में आपको सोचिए, पहले फाउंडेशन बैच तैयार करेंगे आपके लिए। कोई नहीं पढ़ाता, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में चले जाइए, आपको एक ही क्लास कराई जाती है, बार बार कराई जाती है। अगर आपको 3 साल का 4 साल कोर्स लेना है तो हम यहां 2 साल में दे रहे हैं, जिसकी फीस मात्र 24,999 है। इसमें सोचिए 12 से 13 महीने का आपका पहले फाउंडेशन कोर्स तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको प्री के टाइम पे, प्री के लिए अलग से सेपरेट क्लासेस चलाएंगे, जिसे हम क्रैश कोर्स कहते हैं। उसके साथ में आपकी प्री की टेस्ट सीरीज भी अलग से चलेगी प्रैक्टिस के लिए। मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जहां पर हम आपको बुलाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा पास होने के बाद आप हमारे पास रहेंगे, जहां पर हम आपके साथ में सुबह से लेकर के रात तक आपको वॉच करेंगे, देखेंगे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दे देंगे, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। आपके साथ हम लोग खुद इतनी मेहनत करेंगे कि डेफिनेट मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आना है। इतनी मेहनत करने वाले हैं हम लोग उस मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में, MRP कहते हैं उसको। और उसके लिए कोई चार्ज नहीं है आप लोगों से। हम दिल्ली में बुलाएंगे, अपने पास रखेंगे 4 महीने, कोई चार्ज नहीं। सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि आप लोगों का रिजल्ट किसी भी कंडीशन में रुकना नहीं चाहिए। जो भी अच्छे से पढ़ रहा है,
और जितनी मेहनत आप करेंगे उससे ज्यादा मेहनत हम और हमारी टीम आपके साथ करने वाली है। उसके बाद फिर इंटरव्यू में सभी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो हमारे इस कांटेक्ट में है वो सब आपको इंटरव्यू के लिए गाइड करेंगे, अनुज स्वरूप सर के साथ मिल करके, जिनका ज्ञानवाणी सत्र आप देखते ही हैं। वो सारी चीज आपके साथ में रहेगी। इसमें आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा, टेस्ट प्रैक्टिस कराई जाएगी वीकली, डेली आंसर राइटिंग होती है। ये सब कुछ आपको मिलेगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपको इस चीज को देखना है तो किसी भी शहर की जाकर के किसी भी स्पोर्ट्स एकेडमी में जाकर देखिए कि बच्चे कितने डेडिकेशन के साथ वहां स्पोर्ट्स एकेडमी में जाते हैं। वहां पर कोच होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, उनकी रनिंग कराई जाती है, वॉकिंग कराई जाती है, उनको फिर खेल सिखाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। सेम उसी तरीके से हर फेज पर हर चीज के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। यहां पर खड़े नहीं है बल्कि करवाएंगे। और हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, वो ये है कि आप लोग रिजल्ट निकालें। और निकालें क्या, हमें जरूरत नहीं है, जरूरत आपको अपने लिए है, आपके अपने माँ बाप के लिए है, आपके पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए है। उसमें हमारी भी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो नॉलेज रिफ्लेक्ट होगी वो कहीं ना कहीं हमारे साथ होगी। तो आपकी सफलता के साथ ही हम लोग भी जुड़े हुए हैं। इसलिए अपने आप को अकेला मत समझिएगा और बस इतना करिए कि ढंग से मेहनत करिए। और ये जो क्लास चल रही है वो इसी पैटर्न पर है। ओके, और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो आप लोग हमसे यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी मेरी है, यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा वार कोड है, मेरा IQ कोड, जिसे कोड कहते हैं MK लाइव, इसको लगाना मत भूलना वरना डिस्काउंट आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखना। और ये मेरा टेलीग्राम का वार कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लास की सारी PPT, सारी PDF वहां पर आपको मिल जाती है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो भी आपको मिलती रहती है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बात आती है कि कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले प्रयास, यानी भारत सरकार ने कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं। एक, 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है, विशेष तौर पर विनिर्माण क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया ब्रांड बनाना, जैसे मेड इन इंडिया पहले कहते थे, उसे मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया, भारत में बना हुआ प्रोडक्ट हो, भारत का ब्रांड बनाना। स्टार्टअप इंडिया, ये मैंने कल आपको बताया था कि भारत सरकार ने एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम चलाया है जिसका उद्देश्य है भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को बढ़ावा देकर के लोगों में नवाचार और उद्यमता की भावना का विकास करना। अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया है, यह भी मैंने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। न्यूजेन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, ये एक सेंटर है जो आपके इसी चरित्र की जो अपनी चीजें हैं, खासकर स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली चीजें, उनको लेकर के सेंटर बनाया गया है। और एक है आपका नवाचार और कृषि उद्यमता कार्यक्रम, सरकार ने 2018-19 में शुरू किया था, ठीक है ना। और अगर इसकी डिटेल आप चाहते हैं तो मैंने डिटेल भी यहां पर लिखी हुई है, ये देख सकते हैं, ठीक है ना। एवरीबॉडी, मेक इन इंडिया, इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक डिजाइन विनिर्माण केंद्र बनाना, जो मैंने कहा एक हब के रूप में स्थापित करना। दूसरा, स्टार्टअप इंडिया, नवाचार, वित्त पोषण, सहायता और उद्योग अकादमिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 19 सूत्री कार्य योजना है, जिसमें कंपनियों की स्थापना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2016 में। अटल इनोवेशन मिशन, यह इनोवेशन हब के विकास के रूप में उत्प्रेरित कर रहा है, इसको इनोवेशन हब बना रहा है, भारत को इनोवेटिव आइडियाज के साथ, नवाचार के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है। न्यू जेन इनोवेशन एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर, यह क्या करता है कि 25 लाख रुपए की यह सेंटर एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करके शैक्षणिक संस्थानों के भीतर सालाना 20 नई परियोजनाओं का समर्थन करता है। यानी कि यह सेंटर जितने भी शिक्षण संस्थान हैं जो अपने यहां कुछ नया करना चाहते हैं, उन 20 नई परियोजनाओं को बढ़ावा देता है और उनको 25 लाख की सहायता देता है, जिससे कि वो जो क्षेत्र हैं ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिक संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा दे सके। शिक्षण संस्थानों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यह सेंटर काम करता है। और नवाचार कृषि उद्यमता कार्यक्रम,
उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना। ये जो 5 क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब देख करके लग रहा होगा कि अगर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएं तो भारत की कृषि व्यवस्था कितनी बदल सकती है। भारत की आज अगर कृषि बदल गई तो ग्रामीण क्षेत्र बदल जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र बदलेगा तो पूरा भारत बदल जाएगा, भारत का विकास हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते कि ये सारी चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए। ओके, अब इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ समस्याएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समस्याएं नहीं है। इस क्षेत्र में कृषि स्टार्टअप के प्रसार के मुद्दे, उसमें कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे विपणन लिंकेज, मार्केटिंग का जो लिंकेज है यानी जुड़ाव है वो अभी इनकम्प्लीट है, अधूरा है, पूरा मार्केटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से बना नहीं है, इसलिए उसको जोड़ना बहुत जरूरी है। आपूर्ति श्रृंखला की समस्या है, यह अभी भी समस्या बनी हुई है, अभी भी ये समस्या बनी हुई है, क्योंकि हर जगह प्रॉपर तरीके से सप्लाई चेन सिस्टम नहीं है। क्योंकि सप्लाई चेन के लिए केवल ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए, बल्कि वेयर हाउस चाहिए, ठीक है ना, क्लस्टर्स चाहिए, हमें स्टोरेज हाउस चाहिए, कोल्ड स्टोरेज की पूरी चेन चाहिए, तब जाके कर पाएंगे ना। वरना एक आदमी अगर सोचिए मैं दूध का प्लांट लगाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 घंटे दूध निकालूंगा और तुरंत सप्लाई करूंगा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शाम को दूध नहीं लेते, मैक्सिमम दूध की सप्लाई सुबह होती है, तो रात के दूध का क्या करेंगे। इसलिए शहरों में क्या होता है कि शाम के दूध की सप्लाई नहीं होती, रात को शाम का जो दूध गाय या भैंसों का जो निकाला जाता है उसको स्टोर किया जाता है, चिल्ड किया जाता है उसको। सोचिएगा, कोल्ड स्टोरेज में या चिल्ड सिस्टम होता है जहां पर शीतलक लगाए जाते हैं, वहां पर उसको दूध को स्टोर कर दिया जाता है, रात में पैकिंग करके उनको भर दिया जाता है, सुबह ही सप्लाई होती है। यानी कि सुबह और शाम दोनों टाइम का दूध इकट्ठा करके अगले दिन सुबह ही सप्लाई होती है उसकी। शहरों में यही होता है, सुबह के टाइम में ही मैक्सिमम दूध की सप्लाई होती है। ऐसा नहीं होता कि चलो शाम को ले आए टहलाए, गांव छोटे छोटे कस्बों की तरह कि कहां जा रहे हो, दूध लेने जा रहे हैं शाम को। कुछ लोग जाते हैं शाम को दूध लेने, लेकिन मैक्सिमम दूध सुबह लिया जाता है शहरों में। दूसरा, पुराने उपकरणों का उपयोग, अभी हमारे पास नई टेक्नोलॉजी, नए उपकरण अभी लिमिटेड हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, हमारे पास अभी बुनियादी ढांचा पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। अब सोचिए मैं लगाना चाहूं तो गांव में मुझे बिजली चाहिए, गांव में मुझे इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, वो कहां है, अभी भी समस्या है। और किसानों के लिए विविध बाजार तक तो सीमित पहुंच, यानी डिफरेंट मार्केट तक अभी सीधी पहुंच नहीं है किसान की। इन सारी समस्याओं के समाधान के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, समस्याओं के समाधान के प्रयास सरकार कर रही है। क्या कर रही है सरकार? इसके सारे प्रयास करने की कोशिश कर रही है, इसमें सुधार हो सके। ऐसा नहीं है कि कर नहीं रही है, कर रही है। ओके, तो समस्या क्या है, मुद्दे कौन कौन से हैं? ये मुद्दे हैं, इनके लिए सरकार कोशिश भी कर रही है जिससे कि स्टार्टअप को और बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अब क्या प्रयास हो रहे हैं वो ये रहे सरकार के प्रयास, कृषि तकनीक वाले स्टार्टअप, यानी कि सरकार द्वारा किए गए प्रयास। एक तो वो प्रयास है ही है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रयास अलग हैं ही हैं, ये और भी चीजें हैं। आइडिया, ये रहा एग्री उड़ान, सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, एग्रीटेक, स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स, ये सब के सब भारत सरकार लगातार इन सब चीजों पर कोशिश कर रही है जिससे कि क्या किया जा सके, लोगों को, किसानों को बेहतर सुविधा मिल सके और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके। ये सब के सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ओके, आइडिया, एग्री उड़ान यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सेंटर फॉर इनोवेशन इनोवेटिव आइडियाज के लिए, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप
एक नई चीज, उद्यमता की भावना विकसित करने का केंद्र, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उसकी रिसर्च के लिए सेंटर बनाया गया, जिससे कि यहाँ की चीजों की जांच की जा सके। और एग्री स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स, यानी एक्सीलरेटर्स यानी कि उनको बढ़ावा देने वाले, इसको क्या किया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं। ये सब के सब सरकार ने इस चीज के लिए कोशिश की है, ये सब के सब उसमें दिए हुए हैं। तो इतना ही आपको इसमें डिस्कस करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इट्स मोर देन एनफ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो संभावित प्रश्न बन सकता है वो ये, इसको देख सकते हैं कि क्या क्या बन सकता है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मेक इन इंडिया का लक्ष्य भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। स्टार्टअप इंडिया नवाचार, वित्त पोषण, सहायता, उद्योग, अकादमिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 19 सूत्रीय कार्य योजना पर कार्य कर रही है, ठीक है ना। न्यू जेन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर 25 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करके शैक्षणिक संस्थानों के भीतर ज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्टअप को बढ़ावा देता है। सही कथन का चयन कीजिए, केवल 1, 2 और 3, दोनों और दोनों 1 और 2, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा सही हो सकता है। इसका आंसर आप लोग अच्छे से जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है और आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। और इसका आंसर आप लोगों को क्लास देख करके, पढ़ करके आराम से देना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर मैंने देना मना किया हुआ है कि मैं नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर खुद निकालें। जब खुद निकालेंगे तो पीछे की स्लाइड पलटेंगे, देखेंगे, पीपीटी पढ़ेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जब उसको देखेंगे तो 2 चीजें ज्यादा सीखेंगे। मैं आप लोगों के हाथ में, पैरों में बैसाखी बांधना नहीं चाहता और चम्मच से खिलाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपके पैर मजबूत हों और आपके हाथ और दिमाग सब कुछ मजबूत हो, क्योंकि रेस जो है, जो दौड़ है, वो बैसाखियों के सहारे नहीं जीती जाती। उसके लिए पैर मजबूत करने होते हैं और मैं पैर मजबूत करने की प्रयास कर रहा हूं। आपको अच्छा लगे या बुरा कि सर आप इसका आंसर, सही आंसर नहीं बताते। आंसर आपके इसी स्लाइड में ही है, आप उसको पढ़िए, देखिए और खुद लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या वास्तव में आंसर है इसमें, कौन सा सही होगा। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एक तमीज, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक, कहा जाए, कंसेप्ट डेवलप होगा, ठीक है ना। और यह मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। भारत में किसानों की आय को दोगुना करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में कृषि स्टार्टअप की भूमिका को स्पष्ट कीजिए कि यह कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं। किसानों की आय दोगुनी कैसे की जा सकती है और खाद्य सुरक्षा कैसे बढ़ाई जा सकती है। देखिए, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। तो कृषि स्टार्टअप के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसमें आपके जो हाइब्रिड सीड्स हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, लोगों की नई सोच है, आपके उत्पादन करने के नए तरीके हैं, ठीक है ना। उसके माध्यम से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है। इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोल करके, मार्केटिंग सिस्टम को अच्छा करके, किसानों को अच्छा बाजार उपलब्ध करा करके, उनकी सप्लाई चेन व्यवस्था के माध्यम से, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से। इससे किसानों की फसल की सही कीमत मिल जाएगी, उनका जो लागत बढ़ती है मंडी तक पहुंचने करने की, वो खत्म हो जाएगी, उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। तीसरा, खाद्य सुरक्षा और कैसे हो सकती है किसानों की आय। खाद्य सुरक्षा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से हो सकती है, क्योंकि इसमें हम फसलों को नष्ट होने से, खराब होने से बचा सकते हैं। जो फसलें सस्ती हो जाती हैं या खराब होने की डर रहता है, किसान उनको फेंक देते हैं, उनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। तो क्यों ना उन सारी फसलों को हम कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में यूज करें। टमाटर का अगर सस्ता है तो उसका क्यों ना सॉस बना करके बेचा जाए, सॉस बनाने की फैक्ट्री लग जाए, केचप जिसे कहते हैं।
फल हैं, फ्रूट्स हैं, तमाम सारी चीजें हैं, सीधे सीधे कच्चे क्यों बेचे जाएं? उससे उनको प्रिजर्व करके उनको अच्छे तरीके से उनकी ज्यादा कीमत वसूली जाए, लोगों को उसको बेचा जाए, तो जिसको जरूरत है वहां तक पहुंचेगा भी, खराब होने से भी बचेगा। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए हैं। इसके माध्यम से किसानों की आय को भी दुगना कर सकते हैं और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। दोनों चीजें इसके माध्यम से संभव है। और चौथा सबसे बड़ी चीज, रोजगार, किसानों की आय को। अपने खेत में भी काम कर सकते हैं, दूसरे खेत में भी काम कर सकते हैं और कृषि क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। और जरूरी नहीं है खेतों में काम करने की मजदूरी का ही रोजगार हो। वो रोजगार आपका ये हो सकता है कि आप वहां से कोई सामान उठा करके शहर में किसी और तरीके से उसको बेचने जाए, किसी और तरीके से उसकी सप्लाई करें, कोई नई इंडस्ट्री लगा ले, कोई नया प्लांट लगा ले, कोई नई चीज शुरू करे। क्या दिक्कत है? दूधिये तो शुरू से, देखिए ध्यान रखिएगा, दूधिये शुरू से दूध की सप्लाई करते थे, लेकिन वो कभी भरोसेमंद नहीं रहे। आप भरोसा जीतिए ना उनका एक अच्छे तरीके से। 2 भैंस 4 भैंस क्यों, जो काम दूधिया करता था वो आप काम करिए ना। 100 भैंस पालिए, 200 गाय पालिए, गाय और भैंस का दूध का अलग अलग तरीके से क्वालिटी के नाम के साथ में आप उसको सप्लाई करिए ना। ऑर्गेनिक दूध बेचिए, ऑर्गेनिक फसलें बेचिए, जैविक खाद को हटाकर, जैविक खाद लगा करके उसकी अच्छी कीमत मिलती है। और आज की डेट में सब कुछ मौजूद है, लेने वाले भी और बेचने का साधन भी मौजूद है। ये सारी चीजें, इसके माध्यम से उनकी इनकम बढ़ सकती है। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि एग्री स्टार्टअप किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं और निभा रहे हैं। तो चलिए, बाकी कोई समस्या हो तो आप मुझसे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। एवरीबॉडी, ये कोड है, जो आप में से जो भी एडमिशन लेना चाहता है, जो चाहता है कि 2025-26 मनोज सर के साथ रह करके हमको तैयारी करनी नहीं बल्कि एग्जाम निकालना है, तो डेफिनेट इस कोड को लगाइए और एडमिशन लीजिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अभी से लेट मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि एक एक मिनट बहुत भारी है। क्योंकि कॉम्पिटिटर जो 2025 का 2026 का जो टारगेट कर चुका है, वो बेटा तैयारी करना शुरू कर चुका है पहले से ही। जितना लेट करेंगे आपको उतना ही प्रॉब्लम होगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।